वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हम दो कंट्रीज़ के एग्जांपल्स के थ्रू ये पहले समझेंगे कि इन दोनों कंट्रीज़ में एथनिक कंपोजिशन यानी कि जातीय जो विविधता है वो किस तरीके की है। ये दो कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका और बेल्जियम। तो इन दो कंट्रीज़ की हम बात करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन दोनों कंट्रीज़ में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, अलग अलग कम्युनिटीज़ में जो डिफरेंस थे उसको देखते हुए। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है कि ये जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए इसके क्या रिज़ल्ट निकले दोनों कंट्रीज़ में, श्रीलंका में और बेल्जियम में। और फिर इस सारी एक्सरसाइज के थ्रू हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी नीड क्या है। तो सबसे पहले हम पावर शेयरिंग को थोड़ा सा समझते हैं। शेयरिंग का मतलब होता है बांटना, साझेदारी जिसको हम बोलते हैं। अब हम ये जानते हैं कि पहले एक समय ऐसा हुआ करता था जबकि गवर्नमेंट की सारी पावर्स जो है वो एक रूलर के हाथ में रहा करती थी। मोनार्की हम उसे बोलते थे, डिस्पोटिक रूलर हुआ करते थे, निरंकुश शासक। तो आज ऐसा समय नहीं है, ये डेमोक्रेसी का टाइम है। दुनिया में हर जगह डेमोक्रेसीज़ हैं और इन डेमोक्रेसीज़ का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है, हमने क्लास 9 में भी इसे पढ़ा था, कि ये जो पावर है ये किसी एक पर्सन या किसी एक ही अंग में नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट के, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। ये ऑर्गन्स कौन से हैं हमें पता है। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो सारी की सारी जो गवर्नमेंट की पावर है ये इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड रहनी चाहिए, बटी हुई होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम जो पहली कंट्री हम जिसकी बात कर रहे हैं, बेल्जियम। देखिए आपके सामने ये मैप है, ये यूरोप का मैप है और इस मैप के बीच में आपको एक कंट्री दिखाई दे रही है जो रेड कलर से शो किया हुआ है, फ्रांस के बिल्कुल बगल में। और उसका आपको मैप के बगल में आपको उसका फ्लैग भी दिखाई दे रहा है। ये जो कंट्री है ये बेल्जियम है, जो रेड कलर में शो किया हुआ है। अब ये एक बहुत छोटी सी कंट्री है। कितनी छोटी है कि ये ऑलमोस्ट जो हमारी कंट्री में जो स्टेट है हरियाणा कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है। तो ये बेल्जियम जो है ये हरियाणा के ऑलमोस्ट बराबर है अगर हम एरिया वाइज देखें। तो अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो करीब करीब 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट आधा है। ठीक है, तो ये बेल्जियम की लोकेशन है और ये वहाँ की पॉपुलेशन है। अब ये जो पॉपुलेशन है ये किस तरीके से डिवाइडेड है। अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया था एथनिक, जातीय। तो ये जो डिवीज़न है, देखिए सबसे पहले तो एथनिक का मतलब समझें। एथनिक का मतलब है सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल ऑफ सेम एथनिक ग्रुप हैव सिमिलैरिटीज़ ऑफ फिजिकल टाइप्स ऑफ कल्चर और बोथ, दे मे नॉट फॉलो सेम रिलीजन और नेशनलिटी। एथनिक का मतलब कोई एक देश में रहना या किसी एक रिलीजन को फॉलो करने से नहीं है। उसका मतलब होता है वो एक प्रजातीय तरीका है, वो एक बेस है जिसमें कि लोग जो है एक सेम कल्चर लेके चलते हैं। उनमें बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज़ होती हैं जो फिज़िकली विजिबल होती हैं। उनके चेहरे में हमको कुछ सिमिलैरिटी दिखेंगी, उनके कल्चर में सिमिलैरिटी दिखेंगी। तो ये होता है एथनिक। अब बेल्जियम में जब हम एथनिक कंपोजिशन देखते हैं तो देखिए हम पॉइंट वाइज हमने इसको यहाँ पे शो किया हुआ है। 59% पीपल जो बेल्जियम के हैं वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये फ्लेमिश रीजन कौन सा है, ये जो ग्रीन कलर से शो किया हुआ है मैप में, ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला, तो ये फ्लेमिश है। ये लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% पीपल बेल्जियम के वो रहते हैं वेलोनिया रीजन में और वो बोलते हैं फ्रांस। वेलोनिया यानी ये जो रेड कलर में शो किया हुआ है नीचे की तरफ वाला जो है। और 1% पीपल जो बेल्जियम के हैं वो
न तो डच बोलते हैं ना फ्रेंच बोलते हैं, वो बोलते हैं जर्मन। वो लोग कहाँ पे हैं, वो इस एरिया पे हैं। इस कॉर्नर में आपको कुछ लाइन शो करी हुई हैं, तो ये जर्मन स्पीकिंग पीपल्स के एरिया हैं। तो ये इस तरीके से बेल्जियम में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रसेल्स, ध्यान रखिएगा। और ये जो ब्रसेल्स है, यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे 80% जो पीपल हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। ब्रसेल्स में 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं, जबकि पूरी कंट्री की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा 40% पीपल फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि माइनॉरिटी में है फ्रेंच स्पीकर। लेकिन ब्रसेल्स में ये लोग माइनॉरिटी में, ये लोग मेजॉरिटी में हैं। ये 80% पीपल जो हैं यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं, 20% पीपल जो हैं ब्रसेल्स में वो डच बोलते हैं। अब यहाँ कंडीशन क्या बनी बेल्जियम में कि जो माइनॉरिटी में जो लोग थे, माइनॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में हैं ये 40% पीपल, जब हम कंट्री की बात करें तो ये फ्रेंच बोलते हैं। ये लोग जो माइनॉरिटी में हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम है, वो रिच एंड पावरफुल हैं। और जो लोग मेजॉरिटी में हैं यानी कि डच, वो इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है। रिज़ल्ट ये हुआ कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन बढ़ने लगे, इनके बीच में बड़ा तनाव बढ़ा दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। अब ऐसे में ये तो बात हो गई हमारी बेल्जियम की। दूसरी कंट्री जो हमारी जिसकी हम बात करते हैं श्रीलंका, उसको भी हमने देखिए शो किया हुआ है। ये इंडिया को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे एक आइलैंड कंट्री है हमारे साउथ में, छोटी सी कंट्री है अगर हमारी कंट्री के कंपैरिजन में देखें तो एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है तमिलनाडु के साउथ में, इंडिया के साउथ में। इसकी पॉपुलेशन जो है ये कितनी है, 2 करोड़। ये हरियाणा के ऑलमोस्ट बराबर हैं। और यहाँ पे भी जो एथनिक कंपोजिशन है, जो जातीय विविधता है, वो काफ़ी डाइवर्स है। काफ़ी अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं। कैसे, देखिए श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन कैसा है। श्रीलंका में 74% पीपल बोलते हैं सिंहली। सिंहला जो है ये एक लैंग्वेज है, सिंहली जो लैंग्वेज है, भाषा है एक। तो सिंहला भाषा बोलते हैं श्रीलंका के 74% पीपल, यानी कि ये किस में है, मेजॉरिटी में है। तमिल जो लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल हमारी कंट्री में भी बोली जाती है, तमिलनाडु में, साउथ में। तो तमिल बोलने वाले जो लोग हैं श्रीलंका में, उनकी पॉपुलेशन है 18%। तो ये माइनॉरिटी में है तमिल स्पीकर्स, और सिंहल स्पीकर्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं। अब जो तमिल्स हैं, जो 18% हमने कहा कि तमिल्स हैं, ये तमिल्स कौन कौन से हैं, इसमें 2 तरीके के तमिल हैं। नेटिव तमिल्स यानी जो श्रीलंका के ही तमिल हैं, उनको नेटिव तमिल्स बोलते हैं, ये 13% हैं। और बाकी के इंडियन तमिल्स हैं। इंडियन तमिल्स वो हैं जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जब प्लांटेशंस ब्रिटिशर्स ने लगाए तो वहाँ काम करने के लिए वो मज़दूरों को लेके गए, तो ये प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे काम करने के लिए इंडिया से गए हुए थे उस समय। फिर उसके बाद इनकी जनरेशन्स वहीं सेटल हो गई, वहीं बस गई, तो इन लोगों को बुलाया जाता है इंडियन तमिल्स। ठीक है, तो 2 ग्रुप्स हो गए, सिंहल स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। सिंहल स्पीकर्स मेजॉरिटी में 74%, तमिल स्पीकर्स माइनॉरिटी में 18%। इनको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली अगर 3 मार्क्स में कभी पूछ लेता है कि एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का क्या है या फिर श्रीलंका का क्या है, तो वहाँ पे हमें इस डेटा को मेंशन करना पड़ेगा, कौन मेजॉरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में है। अच्छा, उसके बाद अगर रिलीजन वाइज देखें तो ज़्यादातर जो सिंहली लोग हैं वो फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। कौन लोग, ये सिंहल स्पीकर 74% जो हैं, इन लोगों का रिलीजन क्या है, ज़्यादातर बुद्धिज़्म। और जो तमिल्स हैं जो 18% हैं, वो या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। इसके अलावा एक छोटी सी पॉपुलेशन वहाँ पे है 7% क्रिश्चियंस की, जो तमिल्स भी हैं और सिंहलीज़ भी हैं, दोनों में से आते हैं क्रिश्चियंस। अब हमने देखा कि ये जो सिंहली हैं और जो तमिल हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। एक तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का डिफरेंस है, दूसरा रिलीजन का भी डिफरेंस है। अब ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला था 1948 में, 1948 में। हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, और नेक्स्ट ईयर जो है श्रीलंका को भी इंडिपेंडेंस मिला। अब जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला तो श्रीलंका ने क्या किया कि अपनी कंट्री में मेजॉरिटेरियन स्टेप्स उठाए।
अब मेजॉरिटेरियनिज़म ये क्या होता है, ये नया वर्ड हमारे सामने आया है, मेजॉरिटेरियन स्टेप्स। देखिए, मेजॉरिटेरियनिज्म इज़ अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट डिसरिगार्डिंग द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। ये एक ऐसी सोच है, मेजॉरिटेरियनिज्म एक ऐसी सोच है जो ये कहती है कि जो भी कम्युनिटी मेजॉरिटी में है उसको ये हक है कि वो कंट्री का रूल जैसे चाहे वैसे चलाए और माइनॉरिटीज़ की ज़रूरतों को ध्यान में ना रखना चाहे तो ना रखे, लेकिन वो अपनी कंट्री को जैसे चलाना चाहता है वो वैसे उसको चलाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी सोच जो है इसको बोलते हैं मेजॉरिटेरिज्म। अब श्रीलंका में क्या हुआ, मेजॉरिटी में कौन है, अभी हमने देखा था सिंहली, जो सिंहल बोलने वाले लोग हैं। अब श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिला और उसके बाद भाई डेमोक्रेसी में तो रूल होता है मेजॉरिटी का, तो गवर्नमेंट ज़्यादातर जो लोग गवर्नमेंट में डोमिनेट करते हैं या जो गवर्नमेंट बनाते हैं वो लोग मेजॉरिटी के लोग होते हैं। तो श्रीलंका की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जब 1948 में वहाँ पे इंडिपेंडेंस उन्हें मिली तो उन्होंने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी और वहाँ पे इलेक्शन हुए, और उसके बाद वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने क्या स्टेप्स लिए, ध्यान दीजिएगा। इस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए, मेजॉरिटेरियन स्टेप्स, तो ये आप इसको अपने याद में रखिएगा। देखिए, 1956 में एक एक्ट पास हुआ, एक कानून पास किया गया, और इस कानून में क्या था, द एक्ट रिकग्नाइज्ड सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल। 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिंहला को श्रीलंका की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल को कोई प्लेस नहीं दिया गया। ठीक है, सिंहला किसकी लैंग्वेज है, मेजॉरिटी की। दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने एक ऐसी पॉलिसी एडॉप्ट करी कि जिससे सिंहल एप्लीकेंट्स को प्रेफर किया गया, फेवर किया गया उन्हें, कहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, जो यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज़ थी या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स में थी, तो वहाँ पे तमिल्स को जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया गया और सिंहलीज़ को जो है उनको बढ़ावा दिया गया। तीसरा जो स्टेप लिया वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो राज्य है श्रीलंका का, वो किसको बचाव करेगा, किसकी रक्षा करेगा और किसको बढ़ाएगा, कौन से धर्म को, बुद्धिज़्म को। अभी हमने बात किया था कि बुद्धिज़्म किसका रिलीजन था, मेजॉरिटी का रिलीजन है वहाँ पे। तो ये सारे स्टेप्स वहाँ पे लिए गवर्नमेंट ने, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटी के स्टेप्स हैं ये सारे, ठीक है। तो इनसे किसको फ़ायदा हो रहा है, इनसे फ़ायदा हो रहा है सारा का सारा तमिल्स को, और किसको नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है किसको फ़ायदा हो रहा है, सिंहलीज़ को, और किसको नुकसान हो रहा है, तमिल्स को, क्योंकि तमिल्स जो है वो माइनॉरिटी में है। अब रिज़ल्ट क्या हुआ देखिए इससे, ये जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए इसके बाद धीरे धीरे जो है वो तमिल्स को ऐसा लगने लगा कि वो इस देश में जो है उनके संग भेदभाव किया जा रहा है, वो धीरे धीरे दूर होते चले गए बाकी के लोगों से। अब कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो कि तमिल्स की डिमांड्स को और उनकी लैंग्वेज को और उनके कल्चर को, उसको बचाने के लिए कुछ कर रही हो। तो ऐसे में जबकि ना तो उनकी डिमांड्स को कोई रेज़ कर रहा है पॉलिटिक्स में, और उनको बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है उनको इक्वल राइट्स मना कर रही है। जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं राइट टू इक्वलिटी, सारे लोग बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरीके के स्टेप्स ले रही है कि तमिल्स को और सिंहलीज़ को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रही है, तमिल्स को डिस्क्रिमिनेट कर रही है और सिंहलीज़ को जो है फेवर कर रही है। अब जब उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा जॉब्स में, तो इन सब चीज़ों से उनके बीच में टेंशन बढ़ा। तो जो रिलेशन था सिंहली और तमिल लोगों के बीच में वो धीरे धीरे बढ़ता ख़राब होता गया, उनके बीच में जो दूरियां थी, जो तनाव थे, वो बढ़ते चले गए। और ऐसे में श्रीलंकन तमिल्स ने खुद की अपनी पार्टीज़ लॉन्च की और उन्होंने अपनी डिमांड्स, अपनी लैंग्वेज, अपने जो उनके क्षेत्र थे जहाँ पे वो रहते थे उनको ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए और उनको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये सारी डिमांड्स लेके उन्होंने अपने आप को संगठित करना स्टार्ट किया, अपने आप को ग्रुप्स बनाने स्टार्ट किए बड़े से। और ये टेंशन इतने बढ़ते चले गए कि इसके थ्रू लास्ट में
जो श्रीलंका था वहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, सिविल वॉर। अब क्वेश्चन है कि सिविल वॉर क्या होता है। देखिए, सिविल वॉर इज़ अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। ये कोई दूसरी कंट्री के साथ लड़ा जाने वाला वॉर नहीं है, ये एक ऐसा वॉर होता है जिसमें एक ही कंट्री के अंदर रहने वाले अलग अलग ग्रुप्स आपस में लड़ने लगते हैं और इस हद तक लड़ने लगते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई वॉर चल रहा है। तो सिविल वॉर श्रीलंका में स्टार्ट हो गया। अब श्रीलंका में जो तमिल्स थे उन्होंने डिमांड उठाई कि वो चाहते थे इंडिपेंडेंट तमिल इलम, इंडिपेंडेंट तमिल इलम, यानी कि वो अपना खुद का एक कंट्री की डिमांड करने लगे कि हमारी एक अलग कंट्री बननी चाहिए। कहाँ बननी चाहिए? नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के जो नॉर्थ वाले पार्ट्स थे उन एरियाज़ में, ठीक है। तो इन एरियाज़ में उन्होंने कहा कि हमको अपना अलग देश चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ये तमिल्स जो थे ये यहाँ पे रहते थे। अब ये जो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, जब वायलेंस स्टार्ट हुआ, तो रिज़ल्ट ये हुआ कि हज़ारों लोग, और केवल एक कम्युनिटी के नहीं, ऐसा नहीं कि केवल तमिल्स में से, बल्कि सिंहलीज़ में से भी, तो हज़ारों लोग जो हैं वो सिंहलीज़ में से भी, तमिल्स में से भी वो मारे गए। उनके घर, उनकी आजीविका, उनकी लाइवलीहुड सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत नुकसान, बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा कंट्री को। और ये सिविल वॉर बहुत लंबा चला और ये फाइनली जो है ये एंड हुआ 2009 में। जो एक संगठन इनका हुआ करता था तमिल्स का, जिसको बोलते थे LTTE, और वो इसको पूरा लड़ता था, और उसके जो हेड हुआ करते थे वो थे प्रभाकरन। तो जो जब ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आई, बहुत लंबा एक कॉन्फ्लिक्ट चला, तब जाके ये कंडीशन वहाँ पे ख़त्म हुई। तो ये कुछ इमेजेस हैं सिविल वॉर के टाइम की श्रीलंका की। तो ये जो है गूगल से मैंने ली हैं, और आप देख सकते हैं किस लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ है कंट्री में। अच्छा, ये तो बात हुई श्रीलंका की। बेल्जियम में क्या हुआ? बेल्जियम में जो कंडीशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। देखिए, अभी हमने यहाँ तक, जब तक हमने एथनिक कंपोजिशन की बात करी, हमने कहा कि श्रीलंका में भी डाइवर्सिटीज़ थी और बेल्जियम में भी डाइवर्सिटीज़ थी। दोनों में अलग अलग ग्रुप्स हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, दोनों में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने कौन सा रास्ता लिया? उसने लिया मेजॉरिटेरियनिज़म का, यानी कि मेजॉरिटी जो चाहे वो कर सकती है। बेल्जियम में गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक दूसरा रास्ता लिया, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब होता है एडजस्टमेंट। तो कैसे एडजस्ट किया बेल्जियम में? बेल्जियम ने जो डिफरेंसेस थे उनको एक्सेप्ट किया, जो कल्चरल डिफरेंसेस थे, जो रीजनल डिफरेंसेस थे, यानी कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज़ हैं, तो जो भी डिफरेंसेस थे उसको बेल्जियम की सरकार ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, चेंज किया। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज किया 1970 से 1993 के बीच में, और उसमें कई सारे ऐसे प्रोविज़न्स किए जिससे कि सारे लोग जो हैं वो अच्छे से रह सकें कंट्री के बीच में, जबकि वो डिफरेंट हैं फिर भी रह सकें और आराम से रहें, शांति के साथ रहें। तो क्या क्या प्रोविज़न बेल्जियम ने की है, अगेन इनको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये 3 मार्क्स में अक्सर पूछी जाती हैं। देखिए, पॉइंट वाइज हमने इसको अरेंज किया है। पहली चीज़, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंक्लूड किया गया दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंटर गवर्नमेंट। अब बेल्जियम में 2 तरीके की गवर्नमेंट हुआ करती थी, जैसे हमारी एक्चुअल में 3 तरीके की। तो जैसे हमारी कंट्री में सेंटर गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, कुछ उसी तरीके से बेल्जियम में भी एक सेंटर गवर्नमेंट और फिर रीजनल जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट थी वैसे थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कि जो डच और फ्रेंच जो मिनिस्टर्स होंगे वो बराबर रखे जाएंगे, जबकि पॉपुलेशन बराबर नहीं है कंट्री में। हमको मालूम है कि फ्रेंच स्पीकिंग जो है उनकी पॉपुलेशन अलग है, डच स्पीकिंग जो है उनकी पॉपुलेशन अलग है, एक ग्रुप मेजॉरिटी में है, एक माइनॉरिटी में है, लेकिन मिनिस्टर्स जो हैं वो दोनों ग्रुप से बराबर लिए जाएंगे, ठीक। उसके बाद जो कोई लॉज होंगे, स्पेशल लॉज, उसमें दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो हैं उनकी सहमति चाहिए। ये नहीं होगा कि कोई भी एक सिंगल ग्रुप जो है वो किसी डिसीज़न को ले ले या किसी लॉ को चेंज कर दे। तो यहाँ पे दोनों को स्थान दिया गया। दूसरी चीज़ ये करी गई, देखिए सेकंड पॉइंट, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट।
जो कई सारी ऐसी पावर्स थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। और ये भी देखा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, उसको अपनी पावर्स हैं कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकती है। तीसरी चीज़ ब्रसेल्स। ब्रसेल्स क्या था? कैपिटल था, कैपिटल है बेल्जियम का। तो वहाँ के लिए एक अलग से गवर्नमेंट बनाएगी, ब्रसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट, अलग गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में दोबारा से फ्रेंच और डच स्पीकर्स को बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जबकि हमने क्या बोला, हमने कहा कि ब्रसेल्स में कंडीशन अलग थी, जैसे कि कंट्री में डच स्पीकर्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे, फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे। तो यहाँ पे कंडीशन इसके बिल्कुल अपोजिट थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो कि यहाँ ब्रसेल्स में मेजॉरिटी में थे, इन्होंने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है। तो पूरी कंट्री में जो है बराबरी के साथ पूरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसमें दोनों को बराबरी, और ब्रसेल्स की जो सेपरेट गवर्नमेंट है उसमें भी दोनों कम्युनिटीज़ को बराबरी। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट बनाई गई जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट देखिए, एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इसके पास कैसी पावर्स थी, ये किन चीज़ों पे डिसीजन लेती थी? कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड जो इशू है उन चीज़ों को डिसाइड करने का जो पावर थी ये इस गवर्नमेंट के पास थी। अब ये जो प्रोविज़न्स थे ये कहाँ किए गए? ये किए गए बेल्जियम में। और श्रीलंका में क्या किया गया वो हम देख रहे हैं। रिज़ल्ट क्या हुआ इन सारी चीज़ों का? रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो बेल्जियम का जो मॉडल है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। श्रीलंका ने तो बड़े स्टेप्स, इजी स्टेप्स ले लिए कि डिस्क्रिमिनेट करो, मेजॉरिटी को प्रमोट करो। लेकिन बेल्जियम ने जो स्टेप्स लिए वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, याद करने में भी आपको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा उसको। श्रीलंका के स्टेप्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जो बेल्जियम मॉडल है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा निकला। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो टेंशन था, जो डिवीज़न था, जो अलगाव था, वो दूर हो गया और एक शांतिपूर्ण तरीके से जो है कंट्री चली। जबकि श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में कंडीशन बिल्कुल अपोजिट रही। वहाँ पे क्या हुआ कि सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। ये क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया और श्रीलंका में तमिल्स के साथ पावर शेयर करने से मना कर दिया गया। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि जब बाद में यूरोप की कंट्रीज़ ने मिलके एक यूनियन बनाया, यूरोपियन यूनियन, बाद में यूरोप की कंट्रीज़ ने मिलके जब यूरोपियन यूनियन बनाया तो उसका हेडक्वार्टर बनाया गया ब्रसेल्स को, क्योंकि ब्रसेल्स एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसने एक पावर शेयरिंग का एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड सेट किया था, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग कितनी ज़रूरी है। और एक्चुअल में हम एक सेंटेंस में से बोलें तो हम कहेंगे कि शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अस मोर पावरफुल। जब हम पावर को शेयर करते हैं तो हम ज़्यादा शक्तिशाली बनते हैं। अब ये कैसी बात है? देखिए, जब अगर हमारे पास 10 टॉफ़ी हैं और हम उन टॉफ़ीज़ में से 5 किसी को दे देंगे तो हमारे पास कम टॉफ़ी बचेंगी। लेकिन जब हम पावर को शेयर करते हैं डेमोक्रेसी में तो उस पावर शेयरिंग की वजह से हम ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। आप देख रहे हैं कि श्रीलंका में क्या रिज़ल्ट निकला और बेल्जियम में क्या रिज़ल्ट निकला, और किसकी वजह से निकला? पावर शेयरिंग की वजह से निकला। तो पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है और ये किसी भी कंट्री को ज़्यादा पावरफुल बनाती है, उसे वीक नहीं बनाती है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट पे आप सोचिएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है लेसन का, चैप्टर का, और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसी टॉपिक को जो है और डिटेल तरीके से देखेंगे, राइट। थैंक यू। और इसका सेकंड पार्ट में इसके बाद अपलोड करूँगा।